अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 9 और इसमें हम बेसिकली बूलियन अलजेब्रा के कुछ पोस्टुलेट्स या कह सकते हैं थ्योरम्स या फंडामेंटल बेसिक्स से कवर करेंगे। तो ये स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात हो रही है बूलियन अलजेब्रा की। तो बूलियन अलजेब्रा से पहले आप फेमिलियर हैं ऑलरेडी द वर्ड अलजेब्रा से। ठीक है, आप अलजेब्रा अभी तक करते आए हैं स्कूल डेज से। स्कूल में आपने अलजेब्रा किया होगा, और लेकिन वो अलजेब्रा जो होता है वो होता है इंटीजर बेस्ड अलजेब्रा। ठीक है, इंटीजर का मतलब ये है कि उसमें वैल्यूज जो अलाउ होती हैं वो 0 1 2 3 से लेकर सो ऑन आगे तक नंबर होते हैं। सेट ऑफ ऑपरेशन जो अलाउ होते हैं उस अलजेब्रा में वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं वो सब अलाउ होते हैं। और पॉस्टुलेट्स या एग्जामिन उसमें बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आपने एक्स में 0 प्लस किया तो एक्स ही रहेगा, एक्स में 1 प्लस किया तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा, एक्स को डिवाइड बाय 0 किया तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इस तरह के कुछ पॉस्टुलेट्स ऑलरेडी आप अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम अलजेब्रा का एक सबसेट कवर करने वाले हैं जो कि है बूलियन अलजेब्रा। सबसेट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें सारे वो ऑपरेशन अलाउ नहीं है जो आप अरिथमेटिक ऑपरेशन करते थे। नंबर का सेट भी कम हो गया है, तो पॉस्टुलेट्स भी हमारे कुछ लिमिटेड हो गए हैं। और लिमिटेड हो जाने का मतलब है उसे हम मेमोराइज भी आसानी से कर सकते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा, चूंकि हम डिजिटल पढ़ रहे हैं, डिजिटल में बूलियन का वर्ड यूज होता है। और बूलियन एक समझने अगर आपको बताऊं मैं, एक प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप होती है और इसमें टू पॉसिबल वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं, आइदर ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा नेम्ड आफ्टर जॉर्ज बूल। ठीक है, एक मैथमेटिशियन कह लें, साइंटिस्ट कह लें, उनका नाम है जॉर्ज बूल, उनके नाम पर है बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, इवेंट्स जैसे कि मैंने बताया ट्रू एंड फॉल्स दो ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है बूलियन का रिजल्ट्स, या इनपुट कह लें या आउटपुट कह लें, ट्रू या फॉल्स के अलावा, या 0 या 1 के अलावा कुछ भी नहीं। कनेक्टिव्स या ऑपरेटर्स, इसमें सिर्फ मैंने जैसे कि लास्ट टाइम भी बताया था कि तीन ही फंडामेंटल ऑपरेशन है, इसी के इर्द गिर्द आपका पूरा डीएलएफ का कोर्स या बूलियन अलजेब्रा घूमता है। वो है नॉट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। ठीक है, कुछ यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है ऐसी इस बात को एम्फेसाइज करने के लिए। इट हैज रेन और समवन स्प्लैश द वाटर। ठीक है, पानी पड़ा हुआ है फर्श पे, तो आप में से आप आज घर से बाहर आए, आपने देखा पानी पड़ा है, तो आपने कहा हो सकता है बारिश हुई है या फिर किसी ने पानी जो है वो छिड़क दी है रोड। ठीक है, तो और का मतलब है आपने या कहा। मस्ट बी टॉल एंड गुड विजन में भी हो सकता है या आप में से किसी की रिक्वायरमेंट हो किसी सिलसिले में, तो मस्ट बी टॉल एंड गुड विजन। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन आपको रिक्वायर्ड है टू सेलेक्ट समवन, या तो कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है किसी भी पर्पस के लिए। तो ये एग्जांपल्स देके इस बात पे एम्फेसाइज करके क्लियर किया गया है कि और का मतलब होता है या, जो उर्दू में या होता है। ठीक है, और एंड का मतलब होता है और, जो उर्दू का और होता है, अलिफ वाव रे और। इसका मतलब होता है बोथ कंडीशन या ऑल कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। और का मतलब होता है एनी वन कंडीशन कैन बी सेटिस्फाइड, तो फिर रिजल्ट आपका ट्रू आ जाएगा। टू वैल्यूड है। ठीक है, सेट ऑफ एलिमेंट्स इसमें सिर्फ 0 और 1 हो गए और कोई नंबर नहीं होता, क्योंकि बूलियन में बाइनरी पे काम हो रहा होता है। तो 0 1 है। सेट ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, डॉट रिप्रेजेंट करता है एंड को, प्लस रिप्रेजेंट करता है और को, और ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है ये रिप्रेजेंट करता है नॉट को। ठीक है, नॉट का ये सिंबल भी कहीं कहीं यूज होगा, आपको कहीं दिखाई दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिंबल भी नॉट को रिप्रेजेंट करता है। यानी नॉट के हमारे पास तीन रिप्रेजेंटेशन आ गई है। एपोस्ट्रॉफी भी यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर बाद भी यूज कर सकते हैं, या नेम से पहले ये आपका सॉर्ट ऑफ कह दें कि इन्वर्टेड टिल्टेड एल की शेप है, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये ट्रुथ टेबल्स हैं, अच्छे से आप इनसे फेमिलियर है, लास्ट टाइम हमने कवर किए थे। पहला ट्रुथ टेबल एंड का है, और इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जिसपे ये 1 रिजल्ट देता है, बाकी सब पे 0 देता है, और वो कंडीशन है ऑल। और दूसरा ट्रुथ टेबल और गेट का है, सिंबल और गेट का बना हुआ है, और गेट सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जिसपे 0 देता है, वो है ऑल फॉल्स की, बाकी सब पे 1 देता है। और नॉट गेट का आगे सिंबल, और नॉट गेट तो सिंपली क्या करता है कि जो भी इसका इनपुट होगा उसका अपोजिट या आउटपुट जनरेट कर देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिकैप क्यों करा रहा हूँ, माइट बी इट फेल्ट रिडेंडेंट, क्योंकि अब हमारा कोर्स ऐसा है कि ना इसमें बार बार टेबल्स आप बनाता रहूंगा सिर्फ आप लोगों की रेफरेंस के लिए। ठीक है, रिकैप कराने का पर्पस कि
लास्ट लेक्चर हो सकता है किसी ने ना लिया हो, या हो सकता है याद ना रहा हो। तो ये रिकैप दे दिया मैंने आपको टेबल का, क्योंकि अब इन टेबल्स की बेस पे हम आगे कुछ चीजें प्रूव करेंगे। ठीक है, अब बूलियन अलजेब्रा के व्यू पॉइंट से पढ़ रहे हैं, इसे लॉजिक गेट्स नहीं पढ़ रहे हैं, यानी अब गेट्स नहीं दिखाई देंगे आपको, इक्वेशंस दिखाई देंगे। ठीक है, सिग्नल हाई 5 वोल्ट या 1, लो 0 वोल्ट या डिजिटल का 0। सबसे पहला लॉ है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी होता था, नॉर्मल अलजेब्रा में भी, इसमें भी होल्ड करता है और ट्रू है। और ये एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि आप अगर तीन आपके पास इनपुट्स हैं, ठीक है, या वेरिएबल्स हैं, उनके दरमियान क्या आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं, और कॉपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, या डज इट मैटर आप एंड कॉपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, साइन सेम है, इधर भी प्लस है तो इधर भी प्लस है। एसोसिएटिविटी ये होती है, इधर एंड है तो इधर भी एंड है। तो कह रहे हैं डजेंट मैटर आप पहले x प्लस वाई कर लें और फिर इसका जो भी रिजल्ट आए उसका z कर लें, या डजेंट मैटर आप पहले y में z ऐड कर लें फिर x कर लें, या डजेंट मैटर तीनों को आप एक साथ x प्लस वाई प्लस z कर लें, रिजल्ट x प्लस वाई प्लस z ही आएगा। ठीक है, ऑर्डर डजेंट मैटर, पहले आपने x में y ऐड किया, ऐड सॉरी कह रहा हूँ और किया, x में y और किया, फिर z के साथ और कर लिया, या y में z पहले और कर लिया, या x फिर उसके बाद x और कर लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट ऑल मीन्स x और y और z। इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से भी समझा देता हूँ, बात शायद अच्छे से फिर समझ जाए। ये और इसी तरह सेम गोज फॉर एंड, x डॉट वाई डॉट जेड कर लें, या पहले y डॉट जेड करें उसके बाद x उसके साथ एंड कर लें, ऑल आर इवेंचुअली इक्वल टू x डॉट वाई डॉट जेड। अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के व्यू पॉइंट से बताऊं तो कहना ये चाह रहे हैं, मैं एक बना देता हूँ एंड वाला, आप बात समझ जाएंगे, वही और के लिए भी वैलिड होगा। ये मेरे पास एक एंड गेट है, ठीक है, और इस पे अगर मैं यहाँ सप्लाई कर देता हूँ x और यहाँ सप्लाई कर देता हूँ y, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा x डॉट वाई। ठीक है, इसका रिजल्ट आएगा x डॉट वाई। और फिर x डॉट वाई को अगर मैं z के साथ करना चाहता हूँ, एक और चीज़ है मेरे पास z, तो मैं इसको भी कर सकता हूँ, एक और एंड गेट लगा देता हूँ आगे, और ये हो जाएगा मेरा x डॉट वाई डॉट z। यानी ये चीज़ बन जाएगी मेरे पास क्या, x डॉट वाई आ रहा है एक लाइन से, ठीक है, और फिर दूसरी लाइन से क्या आ रहा है, डॉट z आ रहा है। या मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, x डॉट वाई डॉट जेड कर लेते हैं, ये इस वक्त ये हुआ है x डॉट वाई डॉट जेड हुआ है। अब मैं चाहूँ तो इनमें एक्स वाई जी की किसी की भी पोजीशन आगे पीछे कर सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑल आर इक्विवेलेंट टू एक्स डॉट वाई डॉट जेड। यानी मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि ये दो एंड गेट जो हैं टू स्टेप में जो यूज हुए हैं, एक्चुअली लॉजिकली अगर बात की जाए तो ये एक सिंपल 3 इनपुट्स का एंड गेट का बिहेवियर है। और इस पे क्या लिखा हुआ है, एक्स डॉट वाई डॉट जेड, एक्स डॉट वाई डॉट जेड, और यहाँ पे क्या है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये मतलब है इसका कि, ठीक है, मतलब ये है कि थ्योरेटिकली ऊपर वाली इक्वेशन को अगर देखा जाए तो उससे वो डायग्राम बनती है, और नीचे वाली जो मैंने लिखी उससे ये डायग्राम बनती है। और पेपर पेंसिल पे इट्स परफेक्टली फाइन, यानी थ्योरी के जहाँ तक बात है ये परफेक्टली फाइन। अगर आपको ऊपर वाली डायग्राम बनाते हैं नीचे वाली बात डायग्राम बनाते हैं, मैं इसे सही कंसिडर कर लूंगा, क्योंकि लॉजिकली दे आर इक्वेलेंट। लेकिन जब आप फिजिकली लैब परफॉर्म कर रहे होंगे तो लैब में आपके लिए सर्किट, ये वाला सर्किट इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपको जो वहाँ पे आईसी मिलेगी तो उस आईसी में सिर्फ 2 इनपुट होंगे एंड गेट पे, तो उस वक्त आप इस तरीके से एक्स डॉट वाई डॉट जेड अचीव करेंगे। अगर वहाँ पे आपको एक्स डॉट वाई डॉट जेड या एक्स डॉट वाई डब्ल्यू डॉट एक्स डॉट वाई डॉट जेड करना है तो फिर 3 एंड गेट लगेंगे, यानी स्टेजेस में आप उसमें काम करेंगे। तो जब आप एक्चुअल फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो आपको इसी तरह इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि आपका जो आईसी अवेलेबल होगी वो 2 इनपुट का एंड होगा। लेकिन थियरी में इट इज परफेक्टली वैलिड, आप इस तरह बना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है,
क्योंकि कॉन्सेप्ट टेस्ट होगा, लॉजिक टेस्ट होगी, और लॉजिक इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो थ्योरी में मैं इस तरह का एंड गेट बना सकता हूँ, लेकिन जब लैब में इम्प्लीमेंट होगा तो वो फिर इस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आई है एसोसिएटिव लॉ से रिलेटेड? जी क्लास, एसोसिएटिव लॉ क्लियर है? ठीक है, तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। इसमें मैंने थोड़ी डेप्थ में चला गया हूँ ताकि आप बाकी लॉज जब मैं पढ़ाऊँ तो उसको इमेजिन कर सकें कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है डायग्राम लेवल से, सर्किट डायग्राम लेवल। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ प्रूव होता है बूलियन अलजेब्रा में भी। आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज का मतलब है जीरोस एंड वन दोनों यूज किए हैं यहाँ पर। क्योंकि अगर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट याद हो, मैथमेटिक्स में याद है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता था? मैं मुझे बताएं कि मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? चलें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव आइडेंटिटी का वर्ड आप लोगों ने सुना हो, फेमिलियर हो, इंटर लेवल पे ये वर्ड्स सुने होंगे होपफुली आपने। तो कोई बताना चाहेगा मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ठीक है, वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और एडिटिव क्या होती है? जीरो एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है मैं आप लोगों के लिए रिकॉल कर देता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है, अगर वन इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो इसका मतलब ये होता है कि मैं वन से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर लूँ, रिजल्ट रिमेन सेम, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर सेम रहेगा। और जीरो इज एन एडिटिव आइडेंटिटी, तो इसका मतलब ये है कि जीरो को मैं किसी भी नंबर में ऐड कर दूं, उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम है। ठीक है, इट मींस आंसर रिमेन्स सेम। तो एडिटिव आइडेंटिटी में ऐड करने पे आंसर सेम रहता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करने पे आंसर सेम रहता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है आइडेंटिटीज का। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि जीरो के साथ अगर मैं किसी भी चीज का एक्ट और कर लूँ, ठीक है, एक्स के साथ से मैंने और किया, यानी जीरो के साथ अगर मैं और करता हूँ एक्स, या एक्स के साथ जीरो कर लूँ, प्लेसेस डजेंट मैटर, आंसर इसका एक्स ही रहेगा। ठीक है, आंसर इसका एक्स ही रहेगा। ये कैसे मैं प्रूव कर सकता हूँ बात? इसके लिए मैं आपके लिए फिर से एक और गेट बना देता हूँ सामने बात समझाने के लिए। ये मैंने बना लिया एक और गेट। ठीक है, और गेट्स के टेबल्स आप अच्छे से भी मिले रहे। और गेट के एक इनपुट पे मैंने दे दिया है जीरो। ठीक है, और दूसरा इनपुट है ये। अब आप लोगों से मैं पूछना, थोड़े अलर्ट रहिएगा। अगर इस लाइन पे मैं जीरो प्रोवाइड करूंगा तो आउटपुट पे क्या आएगा? व्हाट विल बी माय आउटपुट? आउटपुट पे जीरो आ जाएगा अगर मैंने इनपुट पे जीरो अप्लाई किया से। इस वाले इनपुट को मैंने जीरो के बजाय वन सप्लाई कर दिया तो क्या आएगा? तो आउटपुट पे मेरे पास वन आ जाएगा। यानी अगर और गेट की एक लाइन फिक्स मैं जीरो कर देता हूँ, ठीक है, और गेट की एक फिक्स लाइन में जीरो कर देता हूँ, तो दूसरी लाइन पे जो भी मैं सप्लाई करूंगा वही मेरे आउटपुट पे चला जाएगा। वन सप्लाई करूंगा तो वन चला जाएगा, जीरो सप्लाई करूंगा तो जीरो चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि इस लाइन पे मैं जीरो देता हूँ तो जीरो चला जाता है आउटपुट पे, इस पे वन देता हूँ तो वन चला जाता है। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने का लिए कहूँ कि इधर मैं एक्स दे देता हूँ तो आउटपुट पे क्या चला जाता है? आउटपुट पर भी एक्स चला जाता है। और एक्स कैन बी जीरो और वन, देखो पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि बाइनरी में मैं काम कर रहा हूँ, बूलियन अलजेब्रा में काम कर रहा हूँ। तो एक्स की वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या एक्स की वैल्यू वन हो सकती है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये सिंप्लीफाई करके लिखा जाता है, जब भी मैं एक्स का वर्ड लिखता हूँ तो इसका मतलब है जीरो भी है इसमें, वन भी है। तो ये प्रूफ हुआ कि अगर और गेट की एक लाइन को मैं फिक्स जीरो कर देता हूँ, या सिंपल वर्ड्स में कहा जाए उसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ, ठीक है, ग्राउंड कर देता हूँ, तो इट मीन्स कि अदर लाइन पे जो भी आ रहा होगा वो एज इट इज आउटपुट पर चला जाएगा।
तो हेंस प्रूफ कि x प्लस 0 या 0 प्लस एक्स इज इक्वेलेंट टू x। ठीक है, ये बात प्रूफ हो जाती है। सिमिलरली अगर यही काम मैं एंड गेट के साथ करना चाहूँ और एंड गेट की एक लाइन को फिक्स कर देता हूँ 1, ठीक है, या वीसीसी कर लेता हूँ, ठीक है, वीसीसी कर लिया, वीसीसी का मतलब 5 वोल्ट कर दूं या 1 कर दूं, तो एंड गेट की अगर दूसरी लाइन ओपन है और उस पर मैं 0 सप्लाई करूंगा तो आउटपुट पे क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा। और अगर मैं 1 सप्लाई करूंगा तो एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या कहती है, सारे 1 होंगे तो 1 आएगा, तो फिर 1 चला जाएगा। तो इट मीन्स कि अगर एंड गेट की एक लाइन पे 1 कनेक्टेड है तो दूसरी लाइन पे जो भी दूंगा वो आउटपुट पे चला जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड के मैं x अगर उसकी इनपुट लाइन पे दूंगा तो आउटपुट पर भी x आ जाएगा। तो हेंस प्रूफ के 1 प्लस 1 डॉट एक्स या x डॉट 1 इज एक्चुअली इक्वेलेंट टू x के 1 डॉट x या x डॉट 1 इज एक्चुअली इक्वेलेंट टू x। ठीक है, ये बात समझ में आई। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी समझ में आई कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, लॉजिक गेट इस तरीके से कनेक्टेड है तो इनका आउटपुट x आ जाता है। ठीक है, तो सबको क्लियर है, आगे बढ़ो। ठीक है, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी देख ली हमने। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव में फर्क क्या होता है, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में ध्यान दीजिएगा कि साइन का फर्क होता है। एक्स डॉट है तो वाई और जेड के दरमियान में प्लस लगा हुआ है, ठीक है, और जाहिर सी बात है इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो एक्स डॉट वाई हो जाएगा और प्लस का साइन बीच में आ जाएगा और एक्स डॉट जेड हो जाएगा। यानी एक्स को मैंने एक तरीके से सेम एंड कर दिया किसके साथ, वाई के साथ भी और जेड के साथ, ठीक है, और बीच में प्लस ऐसे। और ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थोड़ा सा यूनिवर्सल है क्योंकि हम इससे फेमिलियर हैं और हम इसी तरह से नॉर्मल मैथमेटिक्स सॉल्व करते आए हैं। हाउ अबाउट दिस वन, इसको याद रखिएगा, ये आगे अभी हम यूज करेंगे। x प्लस वाई डॉट जेड, अगर मैं नॉर्मल मैथमेटिक्स का अलजेब्रा सॉल्व कर रहा हूँ मैं कहूँगा परफेक्टली फाइन, सही लिखा हुआ है x प्लस वाई डॉट जेड, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करूंगा तो पहले ये बन जाएगा x प्लस वाई, ठीक है, डॉट एज इट इज बीच में आएगा और x प्लस जेड बन जाएगा। ठीक है, कीप इन माइंड यहाँ पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही है, यहाँ पे एंड और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, कीप इन माइंड, फिर कह रहा हूँ यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही है बल्कि और एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये सेकंड वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज परफेक्टली फाइन, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है और ये इक्विवेलेंट है, यानी आप इसको गेट लेवल पे प्रूफ कर सकते हैं। यानी लेफ्ट साइड पे जो है उसकी डायग्राम बनाए और राइट साइड पे जो है उसकी डायग्राम बनाए तो आप चेक करेंगे कि जो इनपुट्स मैं लेफ्ट वाली को देता हूँ वही अगर राइट वाली को दूंगा तो आउटपुट्स दोनों के सेम आएंगे। ठीक है, इसको इस तरह का भी एक लॉ भी आगे चल के हम प्रूफ भी कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक्स प्लस वाई डॉट जेड का मतलब है एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हो गया। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, मैंने फिर बता रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट ई वाला है ये, और इसका मतलब होता है अपनी अपोजिट वैल्यूज के साथ आपको करना है। ठीक है, अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग से लॉ है, कह रहे हैं कि अगर आप x प्लस एक्स बार करेंगे, यानी x का मतलब कुछ भी हो सकता है, x अगर 0 है तो x बार का मतलब होगा 1, x अगर 1 है तो x बार का मतलब हो जाएगा 0। लेकिन ये पता लग गया है कि ये दोनों वैल्यू एक दूसरे की अपोजिट होगी, यानी 1 0 होंगी या 0 1 होगी। तो अगर मैं आपको एक वही वाली बात है और गेट फिर से बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, और गेट बना हुआ है तो सिचुएशन ये है, क्या कहा जा रहा है कि अगर ये वाली लाइन सपोज मैं मान लेता हूँ एक्स है और ये वाली लाइन है एक्स बार,
तो अगर मैं यहाँ पे 0 सप्लाई करता हूँ तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 1 सप्लाई कर रहा हूँ और इसका आउटपुट क्या आ रहा होगा मेरे पास, 1 ही आ रहा होगा। ठीक है, और गेट है, 1 ही आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर 0 के बजाय 1 सप्लाई कर देता हूँ x की जगह पे, तो x बार का मतलब है इसका अपोजिट, यानी 1 के बजाय इधर क्या सप्लाई करना पड़ेगा, 0। तो उस केस में भी इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। यानी डजेंट मैटर कि मैं x पे 0 दूं या x बार पे 0 दूं, दोनों केसेस में मेरा रिजल्ट 1 आ रहा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी है और गेट की, कि और गेट की प्रॉपर्टी में x प्लस x बार जब भी मैं करूंगा तो इसका रिजल्ट फिक्स रहता है, वो होता है हमेशा 1। तो ये इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस एक्स बार इज ऑलवेज 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही वाली बात है ना, इससे देखो एक चीज पता लग जाती है हमें कि x प्लस एक्स बार लिखा हुआ है, अगर मैं एज्यूम कर लूँ x 0 है तो डेफिनेटली x बार 1 होगा, या एज्यूम कर लूँ मैं x 1 है तो x बार 0 होगा। और गेट की खास बात आपको पता है कि उसमें एटलीस्ट एक भी 1 हो जाता है तो रिजल्ट विल बी 1। तो x प्लस एक्स बार में एक ना एक तो 1 होगा ही होगा, कोई सा भी हो। तो इस वजह से और गेट का आउटपुट हमेशा 1 ही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। सिमिलरली अगर यही प्रॉपर्टी मैं एंड गेट के लिए टेस्ट करूं, तो एंड गेट में अगर ये x है और ये x बार है, ठीक है, और अगर x पे मैं देता हूँ 1 तो x बार पे आ रहा होगा 0, और एंड गेट 1 0 पे क्या जनरेट करता है, 0। और अगर मैं x पे 0 सप्लाई कर दूं और तो फिर x बार हो जाएगा 1, क्योंकि 0 का कॉम्प्लीमेंट इज 1। तो 0 1 के कॉम्बिनेशन पे भी एंड गेट का रिजल्ट आता है 0। तो बोथ केसेस में एंड गेट क्या जनरेट कर रहा है, 0 ही जनरेट कर रहा है। तो इट मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी कि x को अगर मैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड करता हूँ तो इट ऑलवेज रिजल्ट इन 0। तो कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा कि एंड गेट में कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी आती है 0 और गेट में हमेशा आती है 1, क्योंकि एंड गेट में एक भी 0 हो जाता है तो रिजल्ट विल बी 0, और गेट में एक भी 1 हो जाता है तो रिजल्ट विल बी 1। और कॉम्प्लीमेंट में एटलीस्ट एक तो 1 होगा तो दूसरा वाला 0 होगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज में और गेट चूंकि ज़्यादा ओपन एंड है, ज़्यादा कहना चाहिए कि रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, तो और गेट 1 प्रोड्यूस कर देता है, और एंड गेट रिस्ट्रिक्टिव है तो वो हमेशा 0 प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये हो गई एक और प्रॉपर्टी। प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस का मतलब ये है कि अगर बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ लिखे आ गए हैं, यानी डॉट प्लस, तो इसका क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है a डॉट b प्लस सी, यानी ए एंड बी और सी, तो आपको कैसे पता कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है प्रेसिडेंस जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है हाई टू लो है, यानी सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होती है इन्वर्टर की, नॉट गेट की, उसके बाद प्रेसिडेंस होती है एंड गेट की, उसके बाद प्रेसिडेंस होती है और गेट की। ये डिफॉल्ट प्रेसिडेंस है। यानी अगर आपके पास एक्सप्रेशन में क्लियर नहीं हो रहा क्या है तो आप इस सीक्वेंस में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करें। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले ए डॉट बी परफॉर्म किया जाएगा और फिर ए डॉट बी के साथ सी का और हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखा जाए तो बी कॉम्प्लीमेंट सी है, तो यहाँ पे पहले बताया जा रहा है कि बी को आप सी की बी को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और फिर उसके बाद जो भी है उसको सी के साथ और करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी, तो सबसे पहले प्रेसिडेंस आपको किसकी बताई गई, कॉम्प्लीमेंट की, तो सबसे पहले ये कॉम्प्लीमेंट सॉल्व होगा, फिर उसके बाद एंड गेट की बताई गई तो उसके बाद ये सॉल्व होगा सी के साथ, फिर उसके बाद लास्ट में है और गेट के सबसे लास्ट में ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंस का ध्यान रखें, सबसे पहले इन्वर्जन की जाती है, फिर एंड किया जाता है, फिर और किया जाता है अगर आपको ब्रैकेट्स वगैरह नहीं लगा के दिए गए एक्सप्रेशन में। ठीक है, और इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज ब्रैकेट्स टू ओवरराइड प्रेसिडेंस, यानी अगर मैं चाहता हूँ कि पहले और ही परफॉर्म हो तो मैं अपनी एक्सप्रेशन में उसको पहले ही ब्रैकेट में लिख दूंगा, यानी कहूंगा पहले बी प्लस सी करें। ठीक है, यानी मैं एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि पहले और ही होगा, तो बेटर है कि आप ब्रैकेट करके बात क्लियर कर दें कि पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा फिर उसके बाद उसका एंड हो जाएगा ए के साथ। ठीक है, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई पहले और होगा फिर उसके बाद उनका रिजल्ट जो भी आएगा उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप ब्रैकेट्स यूज करके
ये प्रेसिडेंस की सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, यानी अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है प्रेसिडेंस की बात। चलें तो फिर आगे बढ़ते हैं। ट्रुथ टेबल, ठीक है, ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, अभी तक हम पढ़ चुके हैं। ट्रुथ टेबल क्या होता है? प्रोवाइड अ लिस्टिंग ऑफ एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट्स। इनपुट्स में आप क्या करते हैं, इनपुट के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख देते हैं, यानी 3 बिट्स हैं तो 3 बिट्स के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 000 टू 111। 4 बिट्स के इनपुट हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0000 टू 1111। ठीक है, और ये पैटर्न वही होता है जो मैंने आपको बताया था कि पहले अल्टरनेट्स 10 आते हैं, फिर 2 2 के डिफरेंस से आते हैं, फिर 4 4 के डिफरेंस से आते हैं, फिर 8 8। तो इनपुट्स पे आप ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिख देते हैं अपने, और फिर उसके अगेंस्ट आउटपुट लिखना होता है। और उसके अगेंस्ट कैसा आउटपुट लिखते हैं, आप अपने सर्किट पे वो इनपुट सप्लाई करते हैं, जो जो आउटपुट आते हैं वहां से नोट डाउन करके आप लिख देते हैं। और यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है आउटपुट्स, और आउटपुट्स का मतलब यह है कि एक सर्किट के एक से ज्यादा आउटपुट हो सकते हैं। ठीक है, यानी आउटपुट 1 भी हो सकता है, आउटपुट 2 भी हो सकता है। ऐसे कुछ सर्किट हम पढ़ेंगे आगे चल के जिसमें आउटपुट एक से ज्यादा हो सकता है। तो ट्रुथ टेबल की ये एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये ट्रुथ टेबल बना हुआ है, किसका है? आइडेंटिफाई करके बताएंगे किस चीज का ट्रुथ टेबल बना हुआ है नीचे। 2 इनपुट्स और 2 आउटपुट्स हैं इसमें। पहला आउटपुट क्या है और दूसरा आउटपुट क्या है? जी, तो आप लोगों ने सही गैस किया है। पहला वाला जो आउटपुट है वो है एंड गेट का, और सेकंड वाला है और गेट का। ठीक है, यानी अगर मैं इसकी सर्किट डायग्राम बनाऊं, ठीक है, अब ये पूरा ट्रुथ टेबल बना हुआ है, ठीक है, मैं इस पूरे ट्रुथ टेबल की डायग्राम आपको बना के बताना चाह रहा हूँ। तो पूरे सर्किट की जो डायग्राम बनेगी वो ऐसे बनेगी कि मुझे पता है डॉट लगा हुआ है, ठीक है, एक एंड गेट होगा इसमें, मुझे पता है कि इसमें सॉरी एक इसमें और गेट लगा हुआ है, तो ये होगा, तो ये एक और गेट आ गया। ठीक है, और इन दोनों से एक एक आउटपुट निकल रहा है। ठीक है, इन दोनों के इनपुट्स जो हैं वो कॉमन है, ये आ गया x। और या चले मैं इसको थोड़ा सा और क्लीन कर देता हूँ। क्लीन कैसे कर सकता हूँ, ये आ गया x, और ये आ गया मेरे पास y, और y को मैं यहाँ से ले जाता हूँ, और इसको देखिए मैं बाईपास कर रहा हूँ। ये ओवरलैप हुई है लाइंस, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है। अगर कभी भी लाइन कनेक्टेड होगी ना तो मैं उसको यहाँ पे करूंगा डॉट, ये क्लियर करने के लिए कि आपस में जुड़ी हुई है। तो अगर कहीं पे भी सर्किट डायग्राम में आपको बाईपास होती हुई लाइन नजर आए और वो कनेक्टेड है या नहीं, आपको आउट हो रहा हो, तो आप ये देख लें कि उस पर डॉट बना हुआ है। डॉट नॉर्मली ये बताता है कि यहाँ से कनेक्टेड है, और नहीं है तो ये बाईपास हो। तो यहाँ पे आ गया से एक्स, तो एक्स वाली लाइन यहाँ पे एंड में भी आ गई और में भी आ गई। यहाँ पे आ गया वाई, तो वाई वाली लाइन यहाँ पे इसमें भी आ गया, उसमें भी। मैं इसको कह देता हूँ से ये मेरा आउट 1 है, O1, और इसको मैं कह देता हूँ ये मेरा आउट 2 है, O2। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट सर्किट है, और यहाँ पे आ रहा है मेरा ये O1 जो भी है, और यहाँ पे आ रहा है मेरा O2 जो भी है। तो ये है इसका कंप्लीट सर्किट, जिसमें 2 इनपुट्स हैं और 2 आउटपुट्स हैं। इसको मैं कंप्लीट सर्किट क्यों कह रहा हूँ? कंप्लीट सर्किट इस परस्पेक्टिव से कह रहा हूँ कि ये समझ लें कि एक बॉक्स के अंदर बंद है, तो मुझे बॉक्स के रिस्पेक्ट से अगर चेक करना हो, मैं बॉक्स का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए आपको बात। तो ये एक बॉक्स है, या एक आईसी कह लें, ठीक है, और आईसी के अंदर ये सर्किट मौजूद है, मुझे नहीं पता। मुझे तो ट्रुथ टेबल गिवन है, और ट्रुथ टेबल में बताया जा रहा है कि भाई एक ऐसा सर्किट है जिसमें मैं एक्स और वाई की वैल्यू सप्लाई करूँ तो 2 आउटपुट जनरेट होंगे, O0 एंड O1, और O0 एंड O1 की वैल्यू।
ठीक है, तो एक कोई भी सर्किट हो सकता है, कोई भी ब्लॉक हो सकता है, उसमें कितने भी इनपुट हो सकते हैं, कितने भी आउटपुट हो सकते हैं, और ये जो यहाँ पे इस वक्त बना हुआ है, इसके 2 इनपुट्स हैं और 2 ही आउटपुट्स हैं। इंटरनल्स को भी भूल जाते हैं। तो ये बात है कि मोर देन 1 आउटपुट्स हो सकते हैं। अब इंटरनली वो एक एंड होकर आ रहा है और एक और होकर आ रहा है, डजेंट मैटर। लेकिन इस सर्किट की ये जो एग्जांपल दी गई है, इसकी डायग्राम ये होगी, ब्लॉक डायग्राम ये होगी कि इसके 2 इनपुट्स हैं एक्स एंड वाई, और इसके 2 आउटपुट हैं O0 O1 एंड O2। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? मल्टीपल आउटपुट्स किस तरीके से हो सकते हैं सर्किट के, कि मल्टीपल लाइन ऑफ आउटपुट आ रही होगी इससे। ये बात क्लियर हुई है क्लास? उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गुड। एग्जाम्पल ऑफ 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट। ठीक है, इस एग्जाम्पल को पहचान के बता सकते हैं क्या हो रहा है इसमें? अभी हमने कुछ लॉस पढ़े, उनमें से कौन सा लॉ प्रूव हो रहा है यहाँ पर? 3 इनपुट्स हैं, 2 आउटपुट्स हैं। मुझे बताइए कि ये वाले आउटपुट में एक्चुअली कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और ये वाले आउटपुट में एक्चुअली कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। मतलब वर्ड्स में बता दें कि पहला वाला आउटपुट क्या कर रहा है और दूसरा वाला आउटपुट क्या कर रहा है। पहला और कर रहा है, ठीक है। दूसरा, अच्छा थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए आसान भी कर देता हूँ इसे। जब मैं पहले को चेक कर रहा हूँ तो पहले में y प्लस जेड हो रहा है, तो मैं इन 2 कॉलम्स को हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, यानी y और z का मुझे और चेक करना है, और गेट की प्रॉपर्टी से आप अच्छे से फेमिलियर हैं। एक भी 1 आ जाता है तो आउटपुट विल बी 1। तो मैंने ये चेक करना शुरू करा कि 1 कहाँ कहाँ आएगा। यहाँ एक 1 आ रहा है तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ पे भी एक 1 आ रहा है तो मैंने यहाँ पे भी 1 लिख दिया, यहाँ पे भी एटलीस्ट एक चाहिए होता है, 2 आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, यहाँ पे भी मैंने 1 लिख दिया। फर्स्ट आउटपुट में सिर्फ और गेट हो रहा है और सेकंड में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, ठीक है। और इधर भी 1 आ रहा है, एक भी 1 आ जाए तो 1 लिख दिया, इधर चेक किया। अब मैं y और z के कॉलम्स चेक कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। मैंने x को बिल्कुल भी चेक नहीं करा, इसलिए मैं हाईलाइट भी नहीं करा, और जो बच गए वो सारे 0। तो मैंने और गेट अप्लाई करा y और z के हर कॉम्बिनेशन पे, 8 कॉम्बिनेशन थे। तो इसमें क्या आ रहा है मेरे पास, ये आ गए मेरे पास 1 1 1 1। फिर अगर मैं इसी तरह आखिर वाले को सॉल्व करना है, तो आखिर वाले में पहले देखा जाए कि y प्लस जेड हो रहा है। y प्लस जेड मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, y प्लस जेड मेरे पास ये मौजूद है, ठीक है। y प्लस जेड तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। तो अब मैं इस हिस्से को देखूंगा, और मुझे इसके साथ चाहिए x, तो मैंने x को हाईलाइट कर लिया। अब मैं इन y z को नहीं देखूंगा, y प्लस जेड ऑलरेडी मेरे पास कैलकुलेट हुआ है। तो अब मुझे क्या करना है, एक्स के साथ इनका डॉट करना है, और डॉट का मतलब एंड। तो एंड गेट आपको पता है, जहाँ पे 1 हो गए सिर्फ वो देखना बनता है। तो मुझे पता लग गया ये सारे तो हैं 0, तो यहाँ पे तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है मेरा आउटपुट 0 ही आने वाले हैं, क्योंकि एंड गेट में एक भी 0 आ गया 0 ही आ जाएगा। मैंने इन 1 वालों के अगेंस्ट इसको चेक किया कि कितने 1 आ रहे हैं। इस 1 के साथ यहाँ पे 0 है तो ये भी 0 आ गया, इस वाले 1 के साथ ये भी 1 है, इस वाले 1 के साथ ये भी 1 है, इस वाले 1 के साथ ये भी 1 है, तो ये 3 पॉसिबल मेरे पास 1 बनता है। तो इवेंचुअली जो है मेरे पास सिर्फ यहाँ पे 3 1 आ रहे हैं, क्योंकि 1 और 1 यहीं पे मैच हो रहे हैं। ये 1 है तीनों इसमें, और ये 1 है तीनों इसमें, और एंड गेट कहता है ऑल 1 होंगे तो 1 दूंगा। बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है जिसमें ऑल 1 आ रहे हो, तो सब 0 आ रहे हैं। और बिल्कुल ठीक बात है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा है, लेकिन ये 2 स्टेप्स में सॉल्व हुआ है, ठीक है। एक इसका पार्शियल आउटपुट है और एक इसका कंप्लीट आउटपुट है। पार्शियल आउटपुट में y प्लस जेड है, और कंप्लीट आउटपुट में उसका एंड हुआ है x के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, 3 इनपुट्स का हमने ट्रुथ टेबल देख लिया, तो फुली क्लियर होगी बात। आगे क्या है हमारे पास मजीद इस लेक्चर में, मैं देख लेता हूँ। प्रूफ यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो अब यहाँ पे आ रहा है बात कि हम ट्रुथ टेबल से प्रूफ भी कर सकते हैं कुछ। क्या प्रूफ कर सकते हैं? हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। तो ये हम प्रूफ कर सकते हैं।
तो हम कौन सा वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव कर रहे हैं, एक्स डॉट वाई प्लस जेड इक्वलेंट टू एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड। तो अब मुझे ये राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। इसका मतलब ये है कि मैं पहले ये वाली इक्वेशन इंप्लीमेंट करूंगा और इसका आउटपुट फाइंड आउट करूंगा जो भी आ जाए। फिर मैं ये राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन सॉल्व करूंगा और इसका आउटपुट कंप्लीट चेक करूंगा जो भी आ जाए। और इवेंचुअली जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले का आउटपुट का कॉलम है वो मैच होना चाहिए राइट हैंड साइड वाले के कॉलम से। तो ये मैं करना चाह रहा हूँ। अगर ये प्रूव हो जाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव हो जाएगा यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो ये मैंने ट्रुथ टेबल बना लिया। कैसे सॉल्व किया बता देता हूँ। 3 इनपुट है एक्स डॉट वाई डॉट जेड, तो मैंने एक्स डॉट वाई डॉट जेड लिख लिया। ठीक है, मैं इनपुट्स को हाईलाइट कर देता हूँ से येलो से। ये मेरे इनपुट्स हैं, इनपुट्स मेरे हैं एक्स डॉट वाई डॉट जेड, ये 3 इनपुट्स हैं। बाकी सब मेरे आउटपुट्स हैं, पार्शियल आउटपुट्स हैं, कंप्लीट आउटपुट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे अपोजिट कलर यूज हुआ हुआ है तो मैं भी अपोजिट ही यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे इसके लिए यूज हुआ हुआ है ब्लू इत्तेफाक से, और इसके लिए यूज हुआ हुआ है रेड कोइंसिडेंटली। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे पास ये जो ब्लू में है ऑलरेडी, यहाँ पे ब्लू में आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी ये हो गया हमारे पास ये वाला ब्लू वाला, और ये है हमारे पास रेड वाला। ठीक है, मैंने रेड को हाईलाइट कर दिया, एक आउटपुट ये है और एक ये ब्लू में हमारे पास आउटपुट ये है मेरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रिजल्ट। अगर आप ध्यान दें इनके टॉप पे कोई इक्वेशन लिखी में लेफ्ट हैंड साइड की एक्स डॉट, लेकिन पहले होगा वाई प्लस जेड, और राइट हैंड साइड पे देखा जाए तो एक्स डॉट वाई होगा, एक्स डॉट जेड होगा, उनका आपस में और। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? इसको सॉल्व ऐसे किया जाएगा कि पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ से लेफ्ट हैंड साइड की। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं, मैं कलर को डिस्टिंग्विश कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या है, y प्लस जेड होना चाहिए। तो y प्लस जेड का मतलब पहले मुझे फोकस करना है y और z वाले कॉलम्स में। तो ये मैं इन दो कॉलम्स पे फोकस करूंगा और y प्लस जेड की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। और ये भी हमने प्रीवियसली किया, ये वही हिस्सा है टेबल का जो भी हमने सॉल्व किया, उसमें यहाँ पे 3 1 आ रहे थे और फिर ये z आ रहे। तो जब ये हो जाएगा सॉल्व तो मेरे पास ये आ जाएगा y प्लस जेड वाला टेबल। फिर उसके बाद इवेंचुअली जो मुझे सॉल्व करना है वो क्या सॉल्व करना है कि x के साथ y प्लस जेड वाला जो टेबल है उसको सॉल्व करना है। तो x के साथ मैंने ये y प्लस जेड वाले टेबल को सॉल्व किया। मैं कलर कोडिंग से ये बता रहा हूँ कि इस वक्त मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये मेरे इनपुट्स हैं। और इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो इवेंचुअली मेरे पास ये ब्लू वाला टेबल जो है रिजल्टेंट आ गया। और ये भी प्रीवियसली हमने सॉल्व किया, ये पोर्शन ये भी हमने सॉल्व कर लिया, इसका रिजल्ट ये है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे प्रूफ कर लिया, रिजल्ट आ रहे हैं 0 0 0 0 0 0.111 3 1। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड तो प्रूव हो चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड आ रही है। अब राइट हैंड साइड की अगर बात की जाए तो राइट हैंड साइड पे पहले मुझे करना है एक्स डॉट वाई। तो मैंने इन दोनों पे फोकस किया और इन दोनों के फोकस करने से मैंने ये रिजल्ट जनरेट कर लिया एक्स डॉट वाई। ठीक है, डॉट करना है, डॉट मतलब वंस को चेक करना, ऊपर वाले तो चारों जीरो जीरो आ जाएंगे और नीचे वाले 4 1 में सिर्फ ये आखिर के 2 कॉम्बिनेशन पे 1 आ रहा है, तो सिर्फ ये 2 कॉम्बिनेशन पे ही 1 आएगा। ठीक है, सिमिलरली फिर मैंने अब क्या सॉल्व करना है, अब मुझे सॉल्व करना है एक्स डॉट जेड। तो मैंने एक्स को हाईलाइट किया कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैंने जेड को हाईलाइट किया कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, और इससे जो मेरा इवेंचुअल रिजल्ट जनरेट होगा वो होगा एक्स डॉट जेड। तो एक्स डॉट जेड में भी वही बात है, शुरू के 4 तो एक्स में 0 ऐसे ही 0 आ जाएंगे। फिर मैंने चेक किया तो सिर्फ ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जहाँ पे 1 आ रहे हैं एक्स के साथ, और ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें एक्स के 1 के साथ इसमें 1 आ। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, इस जगह पे 1 आ गया और इस जगह पे 1 आ गया। ठीक है, और अब इवेंचुअली जब मैं इन दोनों का सॉल्व कर चुका हूँ, फिर से क्लियर कर देता हूँ कि अब मेरा फोकस किस चीज पर है। अब मेरा फोकस है इन दोनों पर, एक्स डॉट वाई को पिक करूंगा, ठीक है, एक्स डॉट जेड को पिक करूंगा, और इन दोनों के दरमियान कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है मुझे, यहाँ पे और का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जब मैं और करूंगा तो और का मतलब होता है एक भी 1 आ जाए, यहाँ 1 आया तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ रहा था तो यहाँ पे भी 1 आ गया।
और इन दोनों में ही 1 आ रहा था। अच्छा मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि 1 कहाँ कहाँ आ रहे हैं, किस वजह से मैं इसको, और यहाँ पे 1, तो इस वजह से यहाँ पे 1, ठीक हो गया। तो ये हो गए 1 1 1, तीनों 1 आ गए। अब मुझे कंपेयर करना है कि इवेंचुअली मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्विवेलेंट है या नहीं। तो मैंने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया और राइट हैंड साइड को पिक किया। तो लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड वाला कॉलम आ गया मेरा, ये सॉरी, ये पहले लेफ्ट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम आ गया ये, और ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और फिर सिमिलरली मैंने राइट हैंड साइड वाले कॉलम को पिक किया, ये है मेरी राइट हैंड साइड, तो ये है मेरा राइट हैंड साइड का कॉलम। अब मुझे सिर्फ कंपेयर करने हैं इनके आउटपुट्स के, जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ जीरो होना चाहिए, जहाँ 1 है 1 होना चाहिए। तो पहला कॉम्बिनेशन इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो है, सही, इसका भी जीरो है, दूसरा इसका भी दूसरा जीरो, इसका भी तीसरा जीरो, इसका भी तीसरा जीरो, इसका भी चौथा जीरो है, चौथा जीरो, पांचवा जीरो, पांचवा जीरो, सो फार सो सेम जा रहे हैं। छठा 1, इसका भी छठा 1 सही है, सातवां 1, इसका भी सातवां 1 सही, आठवां 1, इसका भी आठवां 1 सही। तो जब आपका पूरा का पूरा कॉलम मैच हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि दोनों कॉलम इक्विवेलेंट है, या ये कहा जा सकता है दोनों सर्किट्स इक्विवेलेंट हैं। क्योंकि जो ब्लू वाला कॉलम है उसको सॉल्व करने के लिए जो मैंने सर्किट इंप्लीमेंट किया वो अलग डायग्राम है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या है, वाई मतलब अगर मैं डायग्राम आपको बना के बताना चाहूँ, मैं एक तरफ की बता देता हूँ, एक तरफ की आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं डायग्राम बताना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से है कि y और z का और हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया y और z का और, थोड़ी रफ डायग्राम हो गई है, और ये है y और ये है z, इनका और हो रहा है, और फिर इसका जो भी रिजल्ट है वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। और एंड किसके साथ हो रहा है, x के साथ हो रहा है। और जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम है। राइट हैंड साइड की आप बनाइएगा डिफरेंट बनेगी, लेकिन ये बात हमने प्रूव कर ली है कि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट और राइट हैंड साइड का रिजल्ट सेम आएगा। और ये हमने विदाउट डायग्राम प्रूफ किया है, कैसे, ट्रुथ टेबल के थ्रू प्रूफ किए, क्योंकि ट्रुथ टेबल में लेफ्ट हैंड साइड का जो इक्वेशन है उसका रिजल्ट और जो राइट हैंड साइड की इक्वेशन है उसका रिजल्ट सेम आ रहा है। तो ये चीज हमने बूलियन अलजेब्रा और ट्रुथ टेबल के थ्रू प्रूफ कर ली है कि ये वाली सर्किट डायग्राम और जो भी इससे सर्किट डायग्राम बनेगी वो दोनों इक्विवेलेंट है। यानी जब आप हार्डवेयर बना रहे होंगे तो आपकी मर्जी, आप लेफ्ट हैंड साइड वाला डिजाइन बना लें या राइट हैंड साइड वाला बना लें, डेफिनेटली एक बेहतर होगा दूसरे से। और ये बेहतर क्यों होगा ये आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता लगता जाएगा जैसे आप लैब में करते जाएंगे। बेहतर कॉस्ट के व्यू पॉइंट से हो सकता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें मैंने कितने गेट्स यूज किए हैं, इसमें मैंने 2 गेट्स यूज किए हैं, एक एंड गेट और एक और गेट। अगर आपसे मैं पूछूं राइट हैंड साइड पे आप कितने गेट्स यूज करेंगे तो बता सकते हैं, राइट हैंड साइड पे कितने गेट्स यूज करेंगे। क्लास सवाल है आप लोगों के लिए। आप इक्वेशन देख के भी बता सकते हैं कितने एंड गेट लगे हुए, कितने और गेट लगे। 2 एंड 1 और, यानी टोटल 3 गेट्स यूज होंगे। तो अब आपको खुद ही जवाब मिल गया कि अगर हार्डवेयर व्यू पॉइंट से बात की जाए तो कौन सा वाला सर्किट इंप्लीमेंट करना बेहतर रहेगा। हैं तो दोनों बराबर, दोनों से आउटपुट सेम आएगा, तो बेहतर कौन सा रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। बेहतर रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि इसमें कॉस्ट कम है, इसमें गेट्स कम लगे। तो बात समझ में आई है। तो बाद औकात आपके पास ऑप्शन नहीं होता तो आपको ज्यादा कॉस्ट वाले की तरफ जाना पड़ता है। बाद औकात हो सकता है ज्यादा कॉस्ट वाला सर्किट फास्ट हो तो आप इंटेंशनली ज्यादा कॉस्ट वाले की तरफ जाएं। तो इट्स देयर आर ट्रेड ऑफ्स, इट डिपेंड्स कि सिचुएशन क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो मोर ऑन दैट लेटर आहिस्ता आहिस्ता पता चलता रहेगा। फिलहाल हमने ये चीज प्रूव कर ली कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे प्रूव किया जाता है यूजिंग ट्रुथ टेबल, ठीक है। चेक दैट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, postulates is satisfied because output column 2 and 5 for left hand side या right hand side are equal in all cases, ठीक है। तो लेक्चर आज का यहीं तक था। अगर लेक्चर से किसी को, इस लेक्चर से कोई कंफ्यूजन की हुई है तो पूछें, वरना इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो फिर साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस लेक्चर, अल्लाह हाफिज।